Good morning students, welcome to our YouTube channel BDN Police School. This is our third video class of this chapter बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ठीक है, तो जो पिछली वीडियो थी, ठीक है, वीडियो क्लास 2 के अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे यूरोपीय बाज़ार और विश्व के दूसरे बाज़ारों में जो हमारा कपड़ा उद्योग था, ठीक है, उसका कैसे पतन हुआ और उसके पतन होने से जो हज़ारों बुनकर थे, ठीक है, जो बुनकर समाज था, ठीक है, उसके भूखे मरने के दिन आ गए थे। ठीक है, विशेषकर जो बंगाल है, बंगाल के बुनकरों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, अब उससे आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, हम भूखों मर जाएंगे। ठीक है, 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि हमारे पुरखे और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने अपने परिवारों का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि अब वो रंग ख़त्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को और हमारे परिवारों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचा है। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते हैं। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड, यानी कि ट्रेड होता है व्यापार बोर्ड हम पर कृपा नहीं करता, तो हमें कपड़ों के ऑर्डर नहीं देता है, तो हम भूखों मर जाएंगे। ठीक है, ये एक लेटर था, पत्र था। ठीक है, किसको? बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार बोर्ड को। अब आगे पढ़ते हैं हमारा लेसन। ये देखिए, एक और दूसरा पत्र है। 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का इस तरह बयान किया था। सेवा में संपादक समाचार। मैं कताई कामगार हूँ, भारी कष्ट के साथ मैं यह पत्र लिख रही हूँ, कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें। मेरी उम्र 22 साल थी तब मेरे पति का देहांत हो गया था। मेरी 3 बेटियाँ थीं। जब मेरे पति का देहांत हुआ हमारे पास कुछ नहीं बचा था। उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े और जब हम भूखों मरने की हालत में पहुँच गए तो भगवान ने मुझे जिंदा रहने का एक रास्ता दिखाया। मैं तकली और चरखे पर सूत काटने लगी। बुनकर हमारे घर आते और 3 तोले प्रति रुपए की दर से सूत खरीद कर ले जाते। बुनकरों से मुझे जितनी पेशगी चाहिए होती थी मुझे मिल जाती थी। इस तरह हम खाने पीने और कपड़ों के बारे में निश्चिंत रहने लगे। कुछ सालों में मैंने 28 रुपये इकट्ठा कर लिए थे। इस पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का ब्याह किया। इसी तरह मेरी तीनों बेटियां अपने अपने घर चली गई। ठीक है, देखो उस समय 28 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है, आज के समय आपको लगता है कि 28 रुपये में क्या आएगा। ठीक है, उस समय 28 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, पैसे की कीमत ज़्यादा थी। ठीक है, आज के दिन पैसे की कीमत गिर गई है। आगे है, अब 3 साल से हम दोनों औरतें, मेरी सास और मैं, दाने दाने को तरस रही हैं। अब सूत खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते। अगर मैं बाज़ार में सूत भेजती हूँ तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम भी नहीं मिलते। समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। मैंने बहुतों से पूछा। लोग कहते हैं कि बाहर से विलायती सूत आयात किया जा रहा है। बुनकर वही सूत खरीद कर कपड़ा बनाते हैं। लोग इस सूत का कपड़ा 2 महीने भी नहीं पहन पाते, वह गल कर तार तार हो जाता है। कष्टों में फंसी एक कताई कामगार की आप बीती। ठीक है, ये एक लेटर था, एक पत्र था। ठीक है, जो समाचार पत्र, बंगाल के एक समाचार पत्र दर्पण के संपादक को लिखा गया था। ठीक है, जिसमें एक कामगार ने अपनी आप बीती बताई थी कि उसके जो हालात हैं वो कैसे हो गए हैं। आगे है, लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे। ठीक है, अभी इतने दुर्दिन तो नहीं आए थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। ठीक है, यानी कि भर गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। ठीक है, कि सूती जो कपड़ा है अब भारतीय बाज़ारों में आने लगा। ठीक है, ब्रिटेन से बनकर, पहले यहाँ से बनकर यूरोपीय बाज़ारों में जाता था। ठीक है, अब उल्टा होने लगा। ठीक है, इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों का भी हालत खराब हो गई। ठीक है, जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपनी आजीविका चला रही थी वे बेरोजगार हो गई। ठीक है, वे सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रही, अब खुद पर निर्भर नहीं रही। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मन भावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे। इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्य वर्ग में भी काफ़ी मांग थी। ठीक है,
और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। ठीक है, कि पूरी तरह से जो हथकरघे हैं वो बंद नहीं हुए थे। ठीक है, कुछ तरह के ऐसे कपड़े थे जिनको सिर्फ और सिर्फ हाथ से ही तैयार किया जा सकता था, मशीनों से नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए जो भारतीय कामगारों की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, इसलिए पूरी तरह से जो कपड़ा उद्योग है, ठीक है, या फिर जो बुनकर समाज उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा था। उन्होंने अपना काम पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। कुछ किस्में थी कपड़े की, वो उसके अंदर अपना काम अब भी जारी रखे हुए थे। अब देखो, अपने पश्चिम भारत में स्थित शोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। ठीक है, कि जो दक्षिण भारत है उसमें एक शहर है मदुरा, न कि मथुरा। ठीक है, आप याद रखना, मथुरा गुजरात में था। ठीक है, प्राचीन कोई नगरी। ठीक है, लेकिन जो मदुरा है, लेकिन ये साउथ में है। ठीक है, ये 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। ठीक है, शोलापुर और मदुरा। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने, यानी कि ऐसे कपड़े पहने जो हाथ से कते सूत से बने हों और उनकी जो बुनाई है वो भी हाथ से हुई हो। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ के जो देसी कपड़े थे, ठीक है, उन्हीं को पहने, जो बाहर से आयात किया जाने वाला कपड़ा है उसको ना पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। किसको? चरखे को। आइए देखें कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों और सूत काटने वालों का क्या हुआ। उनमें से बहुत सारे तो खेती और मजदूर बन गए। ठीक है, क्योंकि अब उन्हें कुछ और काम नहीं आता था तो वे मजबूरन क्या बन गए? मजदूर बन गए, खेतों में काम करने लगे। कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से देश से, बहुत तो क्या था, देश से बाहर अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका के बागानों में काम करने चले गए। ठीक है, इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को मुंबई, पहले मुंबई था, अब मुंबई है, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले नए कपड़ा कारखानों में नौकरी मिल गई। ठीक है, कि अब जो नए नए जो हथकरघा कारखाने खुले थे वहाँ पर इनको नौकरी मिल गई। आगे है सूती कपड़ा मिलों का उदय। ठीक है, जो सूती कपड़ा मिल थी उनका उदय कैसे हुआ? देखो, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 मुंबई में स्थापित हुई। ठीक है, यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। ठीक है, यानी कि जो 19वीं सदी की जब शुरुआत हुई उस समय भारत से इंग्लैंड और भारत से चीन, ठीक है, ये हम यहाँ पर कपास का निर्यात करते थे, यानी कि हमारे देश से हम कपास बाहर इन दो देशों में भेजते थे। ठीक है, मुंबई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी के से काफ़ी निकट था जहाँ कपास की खेती की जाती थी। ठीक है, आज के दिन जो कपास की खेती है वो ज़्यादातर कहाँ होती है? महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। ठीक है, ये काली पट्टी जहाँ, यानी कि काली पट्टी इसलिए बोला गया है कि यहाँ पर काली मिट्टी है। ठीक है, इन स्थानों पर काली मिट्टी, और काली मिट्टी आदर्श मिट्टी है किसके लिए? कपास की उगाई के लिए, कपास की पैदावार के लिए। ठीक है, तो महाराष्ट्र में ये जो काली पट्टी है जहाँ पे कपास अच्छी मात्रा में होती है, ठीक है, तो मुंबई उससे काफ़ी नज़दीक था। जब वहाँ सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। ठीक है, कि मिल भी नज़दीक हो गया और जो चीज़ उनको चाहिए होती है कपास, वो भी उनके नज़दीक ही थी। ठीक है, महाराष्ट्र में ही। अब आगे देखो, ये है चित्र 10। एक कपास कारखाने में काम करती मजदूर महिलाएं। सन 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया एक चित्र है ये। ठीक है, कताई विभाग में ज़्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी जबकि बुनकर विभाग में ज़्यादातर पुरुष होते थे। ठीक है, ये पहले भी हम लेसन के दौरान, अध्याय के दौरान डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट पेज। देखो, यहाँ पर एक प्रगलन शब्द है, उसका मतलब बताया गया है चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया, जिससे कोई नई चीज़ बनाई जा सके। ठीक है, प्रगलन। ठीक है, याद रखना है। सन 1900 तक आते आते मुंबई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। सबसे पहली कब हुई थी? 1854 में। अब देखो 46 साल के बाद, ठीक है, 1854 यानी कि 1900 तक, 46 साल तक आते आते कितनी कपड़ा मिलें बन चुकी थी? 84 कपड़ा मिलें
बन चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी, जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। ठीक है, इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। ठीक है, संयुक्त प्रांत यानी जो प्रेजेंट यूपी है, ठीक है, इसको बोला गया है संयुक्त प्रांत। ठीक है, कानपुर वही है, शहर है कानपुर। तो वहाँ पर भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतिहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। ठीक है, यानी कि गांव से शहरों की तरफ पलायन होने लगा। आगे है, प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। ठीक है, सबसे पहली समस्या तो यह थी कि उस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़े का मुकाबला करना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटेन से जो आता था कपड़ा वो सस्ता होता था, तो जो यहाँ के जो कपड़ा कारखाने थे, सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि उस कपड़े के मुकाबले अपने आप को क्या करना, तय करना कि सुपीरियर कौन सा है, यानी कि अच्छा कौन सा है। ठीक है, ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण का बढ़ावा देती है। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि जितने भी देश हैं, जैसे हमारा देश है भारत, अगर हमारे देश में कपड़ा मान लो कि एक निश्चित आकार का कपड़ा 100 रुपये में बिकता है। ठीक है, वहीं दूसरे देश से जो एक और कपड़ा आता है जो 90 रुपये में बिकता है, लेकिन जो हमारी सरकार क्या करती है, उसके ऊपर आयात टैक्स लगा देती है 20 रुपये। अब 20 रुपये उसके ऊपर टैक्स लगा दिया आयात करने का, यानी हमारे देश में अगर आपको कपड़ा बेचना है तो 20 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। 90 रुपये उसकी कीमत थी, 90 और 20 110। ठीक है, इस तरीके से हमारा देश का जो कपड़ा है वो सस्ता हो गया, और फिर लोग क्या करेंगे, हमारे देश के कपड़े को ही प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, प्राथमिकता हमारे देश के कपड़े को मिलेगी। इस तरह से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, यही इस बात में और इस लाइन में बताया गया है। आगे है, इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। ठीक है, यानी कि जो देश के अंदर जो नए नए उद्योग खुल रहे हैं उनको संरक्षण मिलता था। ठीक है, क्योंकि अगर इनका कपड़ा महंगा होता है और दूसरों का सस्ता होता है, ठीक है, आयात का जो कपड़ा आता है देश के अंदर वो सस्ता होता, तो इनका कोई कपड़ा खरीदता नहीं, और कपड़ा खरीदता नहीं तो ये दोबारा से बंद हो जाते। ठीक है, नए नए उद्योग बंद हो जाते, तो इस तरीके से उनको संरक्षण मिलने लगा। ठीक है, परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने भारतीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुविधा नहीं दी। औपनिवेशिक यानी कि जो भारतीय सरकार थी औपनिवेशिक थी। कैसे थी औपनिवेशिक? उस समय भारत पर किसका राज था? अंग्रेज़ों का राज था। ठीक है, औपनिवेशिक सरकार थी। ठीक है, लेकिन औपनिवेशिक सरकार ने इस भारत में ऐसा कुछ नहीं किया कि जो बाहर से आयात किया जाने वाला कपड़ा था उसके ऊपर कोई आयात टैक्स नहीं लगाया। क्यों? बाहर से कहाँ से आता था? ब्रिटेन से ही आता था, और ब्रिटेन की ही सरकार भारत में उस समय थी। अब ब्रिटेन सरकार नहीं चाहेगी कि उनके देश से आने वाले कपड़े के अंदर कुछ कमी आई या फिर उनकी जो बिक्री है वो कम हो। ठीक है, यहाँ पर ये बातें बताई गई है। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रोत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई थी और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़ा उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। ठीक है, यानी कि जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि जो ब्रिटेन के अंदर कपड़े की काफ़ी कमी आ गई थी। ठीक है, और सैनिकों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो भारतीय कारखाने हैं, ठीक है, उनके अंदर कपड़ा उत्पादन करने की मांग की जाने लगी कि उनके अंदर भी उत्पादन बढ़ाया जाए। ठीक है, आगे है टीपू सुल्तान की तलवार और वुड स्टील। ठीक है, तो टीपू सुल्तान से आप सभी चिर परिचित हो गए, पहले हम पढ़ चुके हैं टीपू सुल्तान के बारे में। ठीक है, इनकी जो रियासत थी वो कौन सी थी? मैसूर। ठीक है, जो साउथ में कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है, अब देखो भारतीय इस्पात और लोह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ठीक है, यानी कि जो भारतीय इस्पात है यानी कि लोहा है, ठीक है, जो उसकी कला है उसकी कहानी हम कहाँ से शुरू करते हैं? एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं, और वो किस्सा किसका है? टीपू सुल्तान का। ठीक है, ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेज़ों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, यहाँ पर
4 लड़ाइयाँ नहीं लड़ी थी टीपू सुल्तान ने, ठीक है। टीपू सुल्तान ने 3 ही लड़ाइयाँ लड़ी थी, एक उनके पिताजी ने लड़ी थी, ठीक है, और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे, ठीक है। यानी कि अंग्रेज़ों के साथ 4 बार इनका युद्ध हुआ था, लेकिन इनमें से क्या था, पहले युद्ध में इनके पिताजी थे, ठीक है, हैदर अली, उन्होंने क्या किया था, अंग्रेज़ों का सामना किया था और अंग्रेज़ों को पूरी तरह से हरा भी दिया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया था कि अंग्रेज़ पराजय नहीं है, ये जो मिथ्या थी, ठीक है, उसको तोड़ दिया था कि अंग्रेज़ों को भी हराया जा सकता है, ठीक है। दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें वो बीच में ही घायल हो गए थे, कौन, हैदर अली, और उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर बीच में फिर युद्ध को किसने संभाला था, टीपू सुल्तान ने संभाला था। उस समय अंग्रेज़ों की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो दोनों के मध्य संधि हो गई, किसी की भी हार नहीं हुई, ठीक है, दोनों बेनतीजा रही वो लड़ाई, ठीक है। फिर जो तीसरी और चौथी लड़ाई थी वो पूर्ण रूप से किसने लड़ी थी, टीपू सुल्तान ने लड़ी थी, ठीक है, जिसमें 1799 में जो आखिरी लड़ाई थी उसके अंदर टीपू सुल्तान मारा गया था, ठीक है। आगे है टीपू की विख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति हैं। यानी कि जो टीपू सुल्तान की जो तलवारें थी आज इंग्लैंड के संग्रहालयों में रखी हुई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौ कवच को भी आसानी से चीर सकती थी, ठीक है। यानी कि उसकी जो कारीगरी थी इतनी बहुत ही अच्छे से हो रखी थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ है। यानी कि क्या है कि जो लोह था उसके अंदर जो कार्बन की मात्रा थी वो बढ़ा दी गई थी, ठीक है, और जो कार्बन की अधिक मात्रा कौन से स्टील से बढ़ाई गई थी, वुड्स नामक स्टील से बढ़ा दी गई थी, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुड स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती है, ठीक है। यानी कि लोहे को और वुड स्टील को मिला दिया जाता था, ठीक है। वुड स्टील के अंदर क्या होता था, कार्बन होता था, ठीक है, और कार्बन कठोर होता है, ठीक है, कठोरता प्रदान करता है, ठीक है। जब लोहे के अंदर जब कार्बन आ जाता है तो उस लोहे को क्या है, जंग से भी बचाता है, ठीक है, और कठोर भी बना देता है। आगे है टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड स्टील किस तरह बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे को काट कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्पात की सिल्लियाँ तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। ये देखो, ये कुछ चित्र दिखा रखा है यहाँ पर। टीपू सुल्तान की तलवार की मुठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी, ठीक है। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। ये कुरान की आयतें थी जिनमें युद्ध के फतह के संदेश दिए गए हैं। गौर से देखिए कि शेर का सिर मुठ के निचले हिस्से, मुठ के निचले सिरे की तरफ है, ठीक है। देखो ये बिहार का शेर, ठीक है, ये है शेर, तो यही इसी के अंदर बताया गया है, ठीक है, कि गौर से देखिए कि शेर का शेर मुठ के निचले सिरे की तरफ। आगे है असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है, ठीक है। भारतीय वुड्स, ठीक है, ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू किसका बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है? ये स्टील का बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है, आपको ये ध्यान रखना है। भारतीय वुड स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था, ठीक है। क्यों किया था? कि जो यहाँ की जो वुड स्टील है इसके कारण जो लोहे को काफ़ी मजबूती मिलती है और उससे बनाए गए हथियार काफ़ी कारगर साबित होते हैं युद्धों के अंदर। तो विख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने। और माइकल फैराडे ने भारतीय वुड स्टील की विशेषताओं का अध्ययन कितने साल तक किया? 4 साल तक किया। परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी, ठीक है। यानी कि लोगों ने को उसका अब ज्ञान नहीं रहा था, नई पीढ़ी आ चुकी थी और पुरानी पीढ़ी अब
उनको बना नहीं रही थी, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध लगा दिए थे। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि अंग्रेज़ों ने हथियार बनाने पर प्रतिबंध लगा दिए थे, और जैसे जैसे पुरानी पीढ़ी ख़त्म होती गई, उन्होंने जो अपना ज्ञान है वो नई पीढ़ी को नहीं दे पाए। ठीक है, और नई पीढ़ी इसके बारे में अपना ज्ञान गंवा चुकी थी, उनको इसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं था। भारत पर अंग्रेज़ों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार उद्योग और हथियार उद्योग समाप्त हो गया, और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। यानी कि अब वहाँ से ही सामान बन के आने लगा, यहाँ का जो लोहा इस्पात का जो सामान था वो बंद हो गया। ठीक है, वो यहाँ के जो कारखाने थे वो बंद हो गए थे। ठीक है, क्योंकि भारतीय कारीगरों पर ऐसी हथियार बनाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो ठीक है, आज की जो वीडियो है हमारी यहाँ यहीं तक रखेंगे। ठीक है, आगे जो अगला पोर्शन है इस लेसन का हम नेक्स्ट वीडियो क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।